हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है एमकेडी क्लासेस 24/7 में, जहां पर हम वर्ब के थर्ड क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि कुड, शुड, आउट टू, यूज टू, मे, माइट, मस्ट का यूज कहां पर और कैसे और कब किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे मे का प्रयोग। किसका प्रयोग? द यूज ऑफ मे। इसमें क्या देखो, मे क्या करती है, सबसे पहले आपकी जितनी ज़्यादा किसी सेंटेंस में आपको संभावना दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मे का यूज करोगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि निवेदन द्वारा अनुमति ली जा रही है, कैसे? किसी चीज़ के लिए निवेदन करके अनुमति लेना, अनुमति लेना। या फिर इसके अलावा और क्या किया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का प्रयोग करेंगे। पहला ज़्यादा संभावना के लिए, नंबर 2 निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए, मतलब निवेदन करके किसी चीज़ के लिए अनुमति लेना, या ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज करेंगे और संभावना बताने के लिए, ज़्यादा संभावना और संभावना। ठीक है, ये हुई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी। तो इन चीज़ों में क्या होता है, इसके अलावा देखो एक पॉइंट और होता है जिसमें क्लॉज में आपको मे का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग समझाऊंगा। पहले इनके सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए, पहला सेंटेंस, इट मे रेन टुनाइट, यानी कि आज रात बारिश हो सकती है। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, जिसमें कि आपकी क्या है, इच्छा व्यक्त की जा रही है, संभावना, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, कोई निवेदन करके अनुमति लेना, जैसे कि आप नॉर्मली क्लास में बोलते हो सर या मैम से, मे आई कम इन सर। इसमें भी आप किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे। तो यानी कि पहले वाले सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिली, पहले वाले सेंटेंस में हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिली, यानी कि संभावना। दूसरे वाले में क्या देखने को मिली हमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ आना। मे आई कम इन सर, इस सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, निवेदन करके अनुमति ली जा रही है अंदर आने के लिए। तो क्या है इसमें, आपको क्या है, निवेदन करके अनुमति दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, बात एक ही है, मे आई कम इन सर। ओके, यानी कि सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए भी हम कह सकते हैं कि मे का प्रयोग होगा, जैसा कि हमें इस सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। इसे नोट करना। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उस चीज़ पे जरूर गौर देना, क्योंकि ये तो सिंपल थे, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे और सीखे होंगे, लेकिन शायद वो कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को। ओके, सो पहले से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस पॉइंट को जरूर याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ये कहता है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा यानी कि वाक्य में प्रेजेंट में हो एवं यदि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो क्लॉज है वो दैट या फिर सो दैट, या फिर आप कह सकते हो इन ऑर्डर दैट, इनमें से किसी के साथ भी, चाहे सुनो ध्यान से, दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वाक्य में प्रेजेंट में हो
प्रिंसिपल जो क्लॉज है अगर हमारा प्रेजेंट में है यानी प्रेजेंट टेंस में है, एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज जो स्टार्टिंग होने से पहले किससे स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से स्टार्ट हो या फिर सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ये करेंगे कि जो पहला वाला सेंटेंस, मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने एग्जांपल, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, सेंटेंस समझिए ध्यान से, वी ईट सो दैट वी मे लिव। यदि प्रिंसिपल क्लॉज द्वारा, या हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, देखो प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि ये इधर वाला, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और सो दैट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनमें से किसी के साथ भी, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, सो दैट से। आगे वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब भी बात की जाए तो हम इसमें मे का ही यूज करेंगे। क्यों, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि सो दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है एक तो प्रेजेंट में, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रेजेंट का है, और सो दैट से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले किससे स्टार्ट हो रहा है, सो दैट से स्टार्ट हो रहा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसमें मे का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा कोई सेंटेंस जिसका हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग होने से पहले इनमें से किसी एक के साथ स्टार्ट हो रहा हो, चाहे दैट से, चाहे सो दैट से, या इन ऑर्डर दैट से, तो क्या करेंगे हम, उसमें मे का यूज करेंगे। किसमें, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि आने वाले दूसरे सेंटेंस में। इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो दूसरा वाला वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पर डिपेंड रहता है, दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा। तो ऐसे जो होता है, इसमें पहला वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। नोट करो इन्हें। पहले हमने पढ़ा मे का प्रयोग, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे माइट का प्रयोग। माइट के प्रयोग में क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था, मे क्या करता है, आपकी ज़्यादा संभावना को बताता है। जैसे कि सेंटेंस लिखा था मैंने पहले, इट मे रेन टुनाइट, यानी कि आज बारिश हो सकती है, संभावना बता रहा है ज़्यादा बारिश होने की। इसमें क्या है, माइट क्या करता है, लेस पॉसिबिलिटी। कैसी, लेस पॉसिबिलिटी। किसी भी सेंटेंस में जो माइट आ जाता है वो लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि कम संभावना। जब भी किसी सेंटेंस में आपको कम संभावना देखने को मिल रही हो तो वहां पर आप मे का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे माइट का। ओके, अब बात की जाए कि सर हमें एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या करोगे उस एग्जांपल्स में, आप बोलोगे, सेंटेंस लिखता हूं यहां से देखना, he may pass the exam but seeing his intelligence I do not have much hope। अच्छा, मैंने इसमें क्या जानबूझकर एक मिस्टेक की है। अब आप उस मिस्टेक को समझिए, समझ जाओगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको लिखने से पहले अगर ध्यान दोगे तो सेंटेंस को पढ़िए, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ध्यान से देखो, ही मे पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, मैंने पहले बोला है कि मे का यूज कहां पर होगा, ज़्यादा संभावना के लिए, और हम पढ़ रहे हैं कम संभावना, यानी कि ही मे पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट मच होप, मतलब उसे उम्मीद नहीं है,
वो पास तो कर लेगा बट उसकी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता को देखकर, लेकिन उसके पास उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसमें आप मे को नहीं रखोगे, मे को यहाँ पर काट दोगे, क्योंकि कम संभावना है तो हम क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे, जो हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, समझ में आ गया कहाँ पर मिस्टेक थी। तो यहाँ पर मे का यूज नहीं करना था, हमें क्या करना था, माइट का यूज। ओके, जो कि लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना को बताता है किसी भी वाक्य में। मे का यूज हो गया, माइट का यूज हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा इसमें क्या करना है आपको, एक पॉइंट और याद रखना है, पहले से नोट कीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मे या माइट के साथ लाइकली या फिर पॉसिबली का प्रयोग, मे या माइट के साथ लाइकली या पॉसिबली का प्रयोग एक साथ ना करें, क्योंकि ये दोनों ही रियल ही है। ठीक है, रियल लिख लेना, क्योंकि ये दोनों ही संभावना को दर्शाते हैं। ओके, मे या माइट के साथ कभी भी लाइकली या पॉसिबली का प्रयोग एक साथ ना करें, क्योंकि दोनों ही संभावना को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, वी मे पॉसिबली कम टुमारो। क्या गलती दिखाई दे रही है आपको इसमें सेंटेंस में? क्या कहा मैंने, मे या माइट के साथ कभी भी लाइकली या पॉसिबली का प्रयोग एक साथ ना करें। देखो गलती है इसमें, क्योंकि मे और पॉसिबली एक साथ यूज हो रहे हैं इसमें। देखो मे भी आ रहा है और पॉसिबली आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, सुपरफ्लुअस सेंटेंस, जिनका दोनों का अर्थ एक ही निकले। तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से आप पॉसिबली को हटा दीजिए, अब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते थे, वी विल लाइकली कम टुमारो। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मे का प्रयोग नहीं आ रहा है, साथ में लाइकली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर यहाँ पर मे होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि है नहीं, केवल लाइकली का यूज है, दोनों में से कोई एक, किसी एक को लेकर चल सकते हैं, इस वजह से सेंटेंस सही है। करिए नोट। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग। देखो मे का प्रयोग क्या कर रहा था, मे बता रहा था ज़्यादा संभावना को, उसके बाद जब माइट आया तो वो कम संभावना को बता रहा था। लेकिन मस्ट क्या करता है, जब अत्यधिक, आप कह सकते हो जब अत्यधिक संभावना हो, सबसे ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक संभावना हो, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए किसका यूज होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। तो किस किस के लिए, अत्यधिक संभावना दर्शाने के लिए सेंटेंस में, कर्तव्य, या फिर इसके अलावा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये हमारी मोरल ड्यूटी, दृढ़ निश्चय, अत्यधिक संभावना को दर्शाने के लिए वाक्य में किसका यूज करना है, मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल सभी देखेंगे।
अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल मस्ट के, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ज़्यादा संभावना के लिए, तो एग्जाम्पल्स देखें। ही, सामने अगर एग्जाम्पल्स देखें, कुछ बड़ा ही एग्जाम्पल सोचते हैं जिसकी वजह से आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ही को छोड़िए, यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं, मोहन स्टेज इन होटल एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट। ओके, सेंटेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा। मोहन इसमें क्या करते हैं, कैपिटल बना देते हैं, क्योंकि पहली लाइन जब स्टार्ट होती है तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक है। मोहन स्टे इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट एंड ही मस्ट बी वेरी रिच। ओके, मोहन स्टेशन होटल यानी कि होटल में ठहरता है, एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट और फ्लाइट द्वारा यात्रा करता है। इसका मतलब क्या, ज़्यादा संभावना क्या हो सकती है, संभावना ज़्यादा ये हो सकती है कि ही मस्ट बी वेरी रिच, कि वो ज़्यादा अमीर है या होगा। इसी वजह से हमने ना तो इसमें मे का यूज किया, ना ही इसमें माइट का यूज किया, हमें किसका यूज करना था, मस्ट का। मस्ट ही बता रहा है कि इसमें जो मोहन है वो रिच होने की या अमीर होने की संभावना बहुत ही अत्यंत ज़्यादा है। इसी वजह से हमने इस सेंटेंस में किसका यूज किया है, इस सेंटेंस में हमने मस्ट का यूज किया। इसके अलावा जब भी देखा जाए तो देखो इसमें क्या होता है, अत्यधिक संभावना, कर्तव्य, दृढ़ निश्चय को दिखाने के लिए वाक्य में मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बाध्यता यानी कंपल्सन, ठीक है, को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपकी एग्जाम्स कॉपी आती होंगी तो उस पर निर्देशित जो पॉइंट्स होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं पढ़ने के लिए, उस पर एक चीज लिखी जाती है। क्या लिखा आता है कि कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बाध्यता को दिखाया जा रहा है, ठीक है, कंपलसरी, किसी चीज को कंपलसरी किया जा रहा है, बाध्यता को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कर्तव्य, दृढ़ निश्चय को दर्शाने के लिए भी वाक्य मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर दृढ़ संकल्प की बात की है, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, अभी निकल के गया है वर्ल्ड कप, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, सेंटेंस इसलिए कि अभी निकल के गया था लास्ट ईयर। इसमें कंपल्सरी बताया जा रहा है, दृढ़ निश्चय बताया जा रहा है कि इंडिया को ही वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प की भावना उत्पन्न हो रही है सेंटेंस में। किसकी, दृढ़ निश्चय या फिर संकल्प की भावना इसमें उपस्थित हो रही है। इसी वजह से हमने किसका यूज किया, इस सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया। इसके अलावा जब भी बात की जाए कि और कहाँ यूज हो सकता है, तो किसी ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए भी, ड्यूटी यानी कि मैं लिखाया हुआ है इसमें, कर्तव्य को दिखाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, आपको कर्तव्य की भावना देखने को मिल रही होगी। तो सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ड्यूटी यानी कर्तव्य देखने को मिला, कर्तव्य की भावना देखने को मिली सेंटेंस में। इसमें आपको क्या है, दृढ़ निश्चय संकल्प देखने को मिला, यहाँ पर आपको बाध्यता देखने को मिली, और जो ऊपर वाला सेंटेंस था इसमें क्या, अत्यधिक संभावना देखने को मिली। क्या मिली, अत्यधिक संभावना, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, मे का यूज होता है वो होता है ज्यादा संभावना के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा संभावना दर्शाने के लिए। उसके बाद जब माइट आया, उसने बोला कि मैं यूज होऊंगा कैसे सेंटेंस में, कम संभावना बताने के लिए,
इसके अलावा जब भी बात की जाए और क्या ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी मस्ट का प्रयोग। जो मस्ट है वो क्या करता है, वो दिखाता है कि अत्यधिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी, यू कैन से दैट, ओके, अत्यधिक संभावना दर्शाने के लिए किसका यूज होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल और विल का प्रयोग। ये बहुत आसान होगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पहले इस चीज को पढ़ चुके होंगे। देखो सेल क्या करता है, पहले याद रखना, सेल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट पर्सन। किस कैटेगरी में, फर्स्ट पर्सन में। बाकी जो बचे यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जितने सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे कौन कौन बचे हैं, इसमें यू, इसमें ही, सी, इट और दे, इनके साथ जो यूज होगा वो विल का यूज होगा, ठीक है। बात की जाए एग्जाम्पल की, आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है। आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो यानी मैं कल कॉलेज जाऊंगा, एंड ही विल कम विद मी। क्योंकि यहाँ पर ये जो आई था, क्या था, आई फर्स्ट पर्सन का है, इसी वजह से किसका यूज हुआ, इसके साथ सेल का यूज हुआ। यहाँ पर जो ही है वो थर्ड पर्सन का है, वे सब्जेक्ट है, इसी वजह से इसके साथ जो यूज हुआ वो किसका यूज हुआ, विल का यूज हुआ। समझ गए। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, यानी पहला सब्जेक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा था, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा था, दोनों में बस डिफरेंस कितना है, ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का है और यहाँ पर जो ही है वो थर्ड पर्सन का है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज होगा, विल का प्रयोग होगा, और आई और वी के साथ किसका यूज होगा, सेल का प्रयोग होगा। इसके अलावा नोट करने की एक बात और है, उस चीज़ को जरूर याद रखना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, फिर सेंटेंस को, इस चीज़ को नोट कर लेना अभी की अभी तुरंत, ठीक है। कहीं भी अगर कोई परेशान, देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आपस में बात करने वाले, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में केवल इकलौता बेचारा एक ही रहता है जो कि यू आता है, और बात की जाए जब थर्ड की तो उसमें क्या होता है आपका ही, सी, इट, दे, ये सभी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा नोट करने की बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश में यानी कि जो स्पीकिंग वाली जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है प्रश्नवाचक वाक्यों की यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओके। नोट करके इस चीज को दोबारा से पढ़ लो। जब भी मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्यों में आई वी के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग करेंगे, यानी नॉर्मल जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या करेंगे आप आई और वी के साथ विल लगा सकते हो, लेकिन जब बात आएगी प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तब हम आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे, ओके।
जैसे मैंने कहा मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे पहले मॉडर्न इंग्लिश का एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल गो, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहो इसे कि इंटरोगेटिव बनाते समय भी हम विल आई गो कर दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है। मैंने नोट करके पॉइंट लगाया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्यों में आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। इस वजह से सही बनाने के लिए हमें विल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल आई गो। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट करें। सेल का प्रयोग ही, सी, इट, दे के साथ आप कर सकते हो, लेकिन जब सेंटेंस हमारा कौन सा भाव दे रहा हो, या तो कमांड का, या फिर थ्रेट का, या फिर प्रॉमिस का, ठीक है, किसका, प्रॉमिस का, या फिर बात की जाए डिटर्मिनेशन का भाव उत्पन्न कर रहा हो, तब हम क्या, कमांड यानी कि क्या, किसी चीज़ का आदेश देना, थ्रेट यानी कि धमकी देना, प्रॉमिस यानी वादा, दृढ़ संकल्प, कुछ भी कह लीजिए, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। अगर ये सेंटेंस भाव उत्पन्न हो रहे सेंटेंस में, तब हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे, एग्जांपल्स क्योंकि एग्जांपल्स ही मेन होते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान से गौर करके इन चीज़ों को देखना, तभी आपको पता चलेगा किस में किस चीज़ का यूज हो रहा है, ओके। जैसे मैंने बोला आपको, थ्रेट की भावना को उत्पन्न करते हैं, आई विल पनिश यू। आई के साथ सेल का यूज होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, विल का यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर धमकी भरी दी जा रही है ना, तो आई विल पनिश यू, ओके। अब बात की जाए नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला, यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल लीव द रूम एट वंस, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या है, कमांड देखने को मिलेगी, तो इसकी कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, कमांड की, चेतावनी की, आप ये कह सकते हो आदेश की, ओके। इसी वजह से यहाँ पर यू के साथ सेल का यूज हुआ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस को ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। यहाँ पर आपको बाध्यता देखने को मिल रही है, यानी कंपल्सन देखने को मिल रहा है, आप ये कह सकते हो, ओके, यानी कोई चीज़ अनिवार्य, ओके। तो यहाँ पर कंपल्सन देखने को मिला, यहाँ पर हमें कमांड देखने को मिली, यहाँ पर हमें थ्रेट की भावना देखने को मिली, ओके। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में विभिन्न प्रकार से, दोनों ही, नोट करें इन चीज़ों को। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि इस फर्स्ट क्लास का एंड भी होने वाला है इस चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंस था आपको करा दिया है। इसके अलावा सेल का एक प्रयोग और कर सकते हो आप, जगह बच रही है तो इसमें लिख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में सुझाव की भावना देखने को मिल रही है, सुझाव की भावना दर्शाई जा रही हो तब, ओके। जैसे सुझाव यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लिश में क्या, सजेशन, सजेशंस की भावना उत्पन्न हो तब हम सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख लीजिए, सेल वी टॉक टू द, किससे, मैनेजमेंट, ठीक है, क्या हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, ओके। तो सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, यहाँ पर ये सजेशन की भावना उत्पन्न हो रही है, इसी वजह से हमने किसका यूज किया, सेल का यूज किया वाक्य में, ओके। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं आप क्या लगाओगे,
क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बात की जाए कुछ ऐसी वर्ब बची हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन आपको याद करनी होंगी, क्योंकि बाई चांस अगर एग्जाम में आता तो आपको उसके लिए तैयार रहें। यूज टू क्या करता है? यूज टू याद रखना पास्ट हैबिट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट हैबिट को, यानी कि भूतकाल की आदतों को। किसकी? भूतकाल की आदत को। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यूज टू क्या करता है? आपकी पास्ट हैबिट को बताता है कि आप पास्ट में किस प्रकार से कौन सी हैबिट लेके चले थे। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, ही यूज्ड टू, क्या कुछ भी कर लीजिए, अपनी आदत कुछ भी लिख दीजिए। चलो स्टूडेंट तो स्टूडेंट के हिसाब से हम लिखते हैं कि स्टडी। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। ओके, या आप कर सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से यूज टू प्ले क्रिकेट। ओके, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर अपनी आदत जो भी आपकी भूतकाल की हो। इसके अलावा ये बात की जाए कि अगर हम देखें कि यूज टू का प्रयोग सर हम अफर्मेटिव के रूप में करें तब कैसा होगा, जब नेगेटिव की बात की जाए तब कैसे प्रयोग करेंगे, और जब इंटरोगेटिव की बात की जाए तब इस कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी यूज टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिया, अफर्मेटिव का सेंटेंस लेते हैं, ही यूज टू कम हियर। ठीक है, ही यूज टू कम हियर। पहला वाला सेंटेंस भी हमारा इसी में था, अफर्मेटिव में। तो इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे बताओ? तो आप क्या करोगे इसमें, ही, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों के पीछे नोट रख देना, ही यूज्ड नॉट टू कम हियर। ओके, तो यहां पर ये नेगेटिव बन गया। और इंटरोगेटिव आप जानती हो कि इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, यूज्ड टू को सबसे आगे ले आएंगे। यूज्ड ही, अब कैसे बनाएंगे? ध्यान से सोचिए, जब अफर्मेटिव की बात आई तो हमने एक से एक साथ रखा, जब नेगेटिव की बात आई तो हमने क्या किया कि यूज्ड और नॉट के बीच में हमने क्या किया, नॉट को रख दिया। तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बीच में आ गया तो टू बगल में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ पर सेम वही रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ये क्योंकि इंटरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा इसमें, यानी कि क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अफर्मेटिव में ये एक साथ होगा, नेगेटिव में यूज यहाँ पर, टू यहाँ पर, जब बात आई प्रश्नवाचक की तो ये यहाँ पर और टू सब्जेक्ट के उधर साइड। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा ऑट टू का यूज, लास्ट है ये। बाकी जितनी भी रहेगी ये मुझे नहीं लगता कि वो शायद आपको करानी होगी, क्योंकि सिंपल होता है, शोड का प्रयोग चाहिए क्या अर्थ में होता है, सजेशन देता है, वो भी सलाह को देता है, लगभग एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट्स थी वो मैं आपको करा चुका हूँ। ऑट टू क्या करता है? ऑट टू किसी भी सेंटेंस में आपको किसी भी मोरल ऑब्लिगेशन को बताता है। ठीक है, किसे बताएगा? मोरल ऑब्लिगेशन को। मोरल ऑब्लिगेशन को यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हिंदी की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य को बताएगा। इसे नोट कीजिए, फिर इसका हम एग्जांपल ऊपर कराते हैं। ठीक है, बस याद रखना और टू का प्रयोग मौलिक कर्तव्य को बताएगा किसी भी सेंटेंस में। और टू क्या करता है? मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि मौलिक कर्तव्य, या इसके अलावा आप कह सकते हो ड्यूटी के भाव को उत्पन्न कराता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप लिखोगे वी आउट टू लव, वी आउट टू लव आवर कंट्री। ठीक है, वी आउट टू लव आवर कंट्री।
ठीक है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर मौलिक ड्यूटी की बात की जा रही है, कर्तव्य की बात की जा रही है, आप कह सकते हो, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। तो उसमें हमारा सेंटेंस है, इस वजह से हमने किसका यूज किया, और टू का यूज किया। यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। तो आज हमारी इस क्लास का यानी वर्ब का होता है, वर्ब जो चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट होता हुआ। जो पॉइंट्स बचे हैं वो आप कर लोगे, बहुत आसान है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स थे एग्जाम के हिसाब से देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा जब भी आप इस क्लास को देखें उससे पहले दूसरी या पहली क्लास को देखना चाहिए, यानी स्टार्टिंग से इस क्लास को देखना चाहिए। अगर दूसरी क्लास देख रहे हो तो पहली क्लास देखनी चाहिए पहले, सबसे पहले तो स्टार्टिंग 1 2 3 से करनी चाहिए। 3 पार्ट्स आए हैं इसके वर्ब के, और तीनों पार्ट्स को देख लोगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मेरे वर्ब का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो बचे हैं वो शोड का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग बचे हैं, जो कंप्लीट कर लोगे, आप खुद ही कर लोगे उन चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट्स थी मैं आपको करा चुका हूँ। तो क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें क्लास को, और अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग MKD क्लासेस 24/7।